ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ में आप सबों का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग भारतीय संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग मौलिक अधिकार का अध्ययन करेंगे। मौलिक अधिकार से लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इंडियन पॉलिटी का, भारतीय राजनीति का यह सबसे महत्वपूर्ण भाग है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। आज के लेक्चर में हम लोग मौलिक अधिकार का अर्थ, मौलिक अधिकार की पृष्ठभूमि एवं इसका विकास और भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक का अध्ययन करेंगे। आप सबों ने यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। इसके अंतर्गत आपको 100 से भी ज़्यादा ऑनलाइन लेक्चर भारतीय संविधान से संबंधित विभिन्न भागों, जो कि विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, उनका काफ़ी सरल भाषा में विश्लेषण किया गया है। सभी प्रतियोगिता परीक्षा में अब तक जो भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं भारतीय संविधान के संबंध में, सबको मैंने अपने लेक्चर में शामिल करते हुए ही सभी भागों का विश्लेषण किया है। सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे मौलिक अधिकार का अर्थ क्या है। मौलिक अधिकार वैसी अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अति आवश्यक होती है। मौलिक अधिकार के अभाव में कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता। अतः भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान में मौलिक अधिकार को शामिल किया है। साथ ही साथ ऐसी व्यवस्था की है कि सरकार मौलिक अधिकारों को हनन भी नहीं कर सकती। यदि सरकार मौलिक अधिकार में किसी भी प्रकार का संशोधन करना चाहती है तो इसके लिए उसे संविधान का संशोधन करना होगा, जो कि काफ़ी जटिल प्रक्रिया है। इसके साथ ही प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के समक्ष अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जाने का अधिकार प्रदान करता है। अतः मौलिक अधिकारों की रक्षा का दायित्व सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को हमारे देश के संविधान के द्वारा सौंपा गया है। अभी हम मौलिक अधिकार की पृष्ठभूमि एवं इसका विकास का अध्ययन करेंगे। हम देखेंगे कि मौलिक अधिकार किस प्रकार से इतिहास में भी अधिकारों के संबंध में जो अब तक जो भी कार्य किए गए थे इतिहास में अधिकारों के संबंध में, उसका अध्ययन हम लोग इसमें देखते हैं। जैसे सबसे पहले आप देखेंगे कि इंग्लैंड में 1215 ईस्वी में मैग्ना कार्टा, जिसको कि आज़ादी का महान चार्टर भी कहते हैं और जिसका मतलब होता है व्यवस्था पर कानून का शासन। इसका अभिप्राय यह है कि उस समय जब राजा का शासन होता था और राजा अपने आप को कानून से ऊंचा मान कर शासन व्यवस्था चलाते थे, तो वैसी स्थिति में इस मैग्ना कार्टा के द्वारा राजा के अधिकारों को सीमित किया गया और साथ ही साथ राजा को इस बात के लिए इस मैग्ना कार्टा के द्वारा बाध्य किया गया कि वो कानून की सीमा के भीतर रहकर ही अपने सारे कार्य करेंगे। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये देखना है कि मैग्ना कार्टा जो कि इंग्लैंड में कब ये लागू हुआ था, तो 1215 में। इसकी भाषा क्या है? लैटिन भाषा है, जिसको मैंने सबको बोल्ड लेटर में रेड कलर से मैंने अंकित कर दिया है। ये इंग्लैंड का एक कानूनी परिपत्र है। तो आपको ये देखना है कि ये राजा और सामंतों के बीच ये मैग्ना कार्टा हुआ था। क्यों? क्योंकि इसमें आम जनता की मुख्य भूमिका नहीं थी। जो सामंत थे उस समय वो राजा के अधिकारों को सीमित करना चाहते थे, परंतु इसका एक लाभ जनता को ये हुआ कि आगे चलकर अधिकारों के संबंध में जो भी लड़ाइयाँ लड़ी गई उसके लिए मैग्ना कार्टा का काफ़ी महत्व है।
फिर मौलिक अधिकार की पृष्ठभूमि में संयुक्त राज्य अमेरिका का बिल ऑफ राइट्स की भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ही प्रेरित है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान जब 1789 में लागू हुआ तो उसी समय संविधान का पहला संशोधन किया गया, जिसके अंतर्गत 10 संशोधन शामिल है और ये 10 संशोधन नागरिकों के अधिकारों के संबंध में ही हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान का जो संशोधन था वो शुरुआती स्तर में इसलिए किया गया ताकि इस संविधान के द्वारा वहाँ के नागरिकों को अधिकार प्राप्त हो सके, और इन्हीं अधिकारों को हम लोग भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में भी हम लोग देखते हैं। इसके संबंध में जो भी एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए आवश्यक है उसमें कुछ डेट है, आप डेट देख सकते हैं कब कब किस किस स्थिति में क्या हुआ। और जैसे कि ये जो संशोधन था इसका प्रस्ताव 1789 ईस्वी में लाया गया जेम्स मेडिसन के द्वारा, और इसको 15 दिसंबर 1791 को कानून का रूप दे दिया गया, और इसी के द्वारा अमेरिका के नागरिकों को अधिकारों को हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया गया और सरकार की शक्तियों पर रोक लगा दी गई। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के द्वारा सार्वभौमिक मानव अधिकार की घोषणा जो कि 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को की गई, इसका प्रभाव भी आप भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार में आप इसको देख सकते हैं। मानव अधिकार के संबंध में जो 30 अनुच्छेद के बारे में इसमें बताया गया है उन अनुच्छेदों को आप भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में भी देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारे देश में जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को की गई, उसकी प्रेरणा भी हमें संयुक्त राष्ट्र संघ के सार्वभौमिक मानव अधिकार की घोषणा से ही हमें मिली है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारे संविधान में, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन कहाँ किया गया है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। चूँकि भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, इसी के लिए भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। बहुत सारे परीक्षा में इस प्रकार का क्वेश्चन को भी पूछा गया था कि भारत के संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो ये भाग 3 है। क्यों? क्योंकि इसमें मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। मूल संविधान, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय हमें 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, परंतु वर्तमान में हमारे पास 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, क्योंकि 44वें संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया और संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकारों की सूची में शामिल किया गया है। अभी सबसे महत्वपूर्ण भाग अब हम देखते हैं हमारे संविधान का मौलिक अधिकार। इसके अंतर्गत मैंने जिन शब्दों को शामिल किया है वो मूल संविधान में जो शब्द अंकित हैं उन्हीं शब्दों को शामिल किया है। इसके पीछे मेरा उद्देश्य ये है कि अब जो परीक्षा है उसमें जो भी प्रश्न पूछा जा रहा है वो मूल संविधान में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है उन्हीं शब्दों को ही ध्यान में रखकर क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में, जो कि संविधान में उल्लेखित है, उसमें ये लिखा हुआ है कि राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं। इसका अभिप्राय है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, और राज्य की परिभाषा दी गई है, साथ ही साथ ये बताया गया कि राज्य के अंतर्गत कौन कौन सी संस्थाएं शामिल हैं। तो प्रश्न ये बन सकता है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की
परिभाषा तथा इसके क्षेत्र को बताया गया है। तो अनुच्छेद 12 में बताया गया है राज्य के अंतर्गत कौन कौन सी संस्थाएं शामिल है। तो भारत की सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, संसद, हमारी पार्लियामेंट, राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार, जितने भी हमारे देश में राज्य हैं उन सबकी सरकार, साथ ही साथ विधानमंडल, राज्य की विधानसभा और विधान परिषद, साथ ही साथ भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण में, मतलब हमारे देश के अंतर्गत या हमारे देश के बाहर भी भारत सरकार के नियंत्रण में जो भी स्थानीय संस्थाएं और प्राधिकारी है सभी राज्य के अंतर्गत शामिल है। तो क्वेश्चन इस तरीक़ा से पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन कौन से संगठन राज्य के अंतर्गत शामिल है। तो आपको एक एक शब्दों को ध्यान में रखना है। हर एक शब्द को आप यहाँ पे आप अंग्रेजी और हिंदी दोनों में मैंने यहाँ पे इसको इनका उल्लेख किया है। आप दोनों को बहुत ध्यान से आप देखिए। उसके बाद अनुच्छेद 13, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अनुच्छेद 13 और संविधान के अनुच्छेद 368, आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368, इसके संबंध में बहुत सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में बहुत बार वाद के रूप में सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग मामलों में अलग अलग प्रकार का निर्णय दिया। इसका कारण क्या है कि संविधान का अनुच्छेद 13 आपके मूल अधिकारों के संबंध में इस बात का उल्लेख करता है कि आपका मूल अधिकार का हनन करने वाले यदि कोई भी कानून, कोई भी विधि जो कि संविधान के लागू होने से पहले थी या संविधान के लागू होने के बाद सरकार के द्वारा बनाई गई, ये सारी की सारी विधि खुद ब खुद अमान्य घोषित हो जाएगी। जैसे आप अनुच्छेद 13 का भाषा को आप देखिए, इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले, मतलब संविधान बनने से पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत है। मतलब आपके मौलिक अधिकार से कोई भी विधि यदि असंगत है, मतलब आपके मौलिक अधिकारों का हनन करती है, उसके क्षेत्राधिकार का हनन करती है, तो वो विधि या तो संविधान निर्माण के पहले की हो व खुद ब खुद वो विधि जो है वो अमान्य हो जाएगी। साथ ही साथ फिर ये बताया गया कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है। अर्थात कि आपके मौलिक अधिकारों में जिन बातों को बताया गया है उन बातों को यदि राज्य सरकार चाहे तो कानून के द्वारा उनको वो ना तो कम कर सकती है ना आपके अधिकारों को आपसे छीन सकती है। यदि वो ऐसा करती है तो वो कानून खुद ब खुद अमान्य घोषित हो जाएगी। उसके बाद अनुच्छेद 13 को ही और थोड़ा विस्तार से बताया गया है। इसके आगे इस अनुच्छेद में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित ना हो, विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, अर्थात सरकार कोई ऑर्डिनेंस भी जारी करती है, कोई ऑर्डर भी जारी करती है, कोई उपविधि बाय लॉ भी जारी करती है, या कोई रूल बनाती है, कोई गाइडलाइन बनाती है, कोई नोटिफिकेशन जारी करती है, कोई रूढ़ी या प्रथा है, वो सारा का सारा कानून जो है वो मौलिक अधिकार का अगर हनन करता है तो वो खुद ब खुद वो कानून अमान्य घोषित हो जाएगा। तो इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 13 में किया है, जिसके कारण सरकार के सामने ये समस्या उत्पन्न हुई आज़ादी के बाद कि जमींदारी उन्मूलन या भूमि सुधार कानून को किस प्रकार लागू किया जाए, क्योंकि संपत्ति का अधिकार हमारे मौलिक अधिकार में ही मूल संविधान में शामिल किया गया था, जिसके कारण जब भी सरकार भूमि सुधार से संबंधित कोई कानून बनाने की कोशिश करती या हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत समाजवाद लाने के संबंध में जो भी समाजवादी व्यवस्था लाने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जाता, उसमें कहीं ना कहीं मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार कहीं ना कहीं बाधक सिद्ध होता, जिसके कारण वैसे व्यक्ति जिनके ज़मीनों को सरकार लेना चाहती थी भूमि सुधार के माध्यम से, वो अलग अलग समय में कोर्ट गए और कोर्ट ने भी इस संबंध में अलग अलग मत दिया। सबसे महत्वपूर्ण जो कोर्ट का निर्णय था वो केशवानंद बनाम केरल राज्य
मामले में दिया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में इस मामले के निर्णय देते हुए ये कहा कि सरकार चाहे तो संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है, जिसके कारण हमारे मौलिक अधिकार संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन 1978 के द्वारा हमारे मौलिक अधिकार से हटाकर साधारण हमारा जो अधिकार है उसके अंतर्गत इसमें इसको शामिल कर दिया गया। तो इस कारण से अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 के बीच जो एक तरीका का दोनों जो अनुच्छेद है वो एक तरह से एक दूसरे के विपरीत दिखाई पड़ता है। तो जिसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय काफ़ी महत्वपूर्ण है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जिसके अंतर्गत सरकार संविधान में संशोधन करने के अधिकार का प्रयोग करते हुए मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है। पर उनको इस बात का भी ध्यान रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान के मूल ढांचे में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होना चाहिए, अर्थात संविधान का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य के खिलाफ सरकार कोई भी कानून नहीं बना सकती है। इसके आगे फिर हम हमारे भारतीय संविधान में जो वर्णित मौलिक अधिकार है, जिसको अनुच्छेद 14 से 32 तक समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इन सभी अधिकारों को मैं अगला 2 जो हमारा लेक्चर होगा मौलिक अधिकार के संबंध में उसमें काफ़ी विस्तार से बताऊंगा। और संविधान के अंतर्गत जिन शब्दों को लिखा गया है मैं उन्हीं शब्दों का ही सरल भाषा में विश्लेषण करूंगा। साथ ही साथ इससे संबंध में अब तक जो भी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं मौलिक अधिकार के संबंध में, उन सभी प्रश्नों को भी मैं अपने लेक्चर में शामिल करते हुए उनका विश्लेषण करूंगा, जिससे कि आप यदि एक बार इसको अच्छी तरीक़े से समझ जाएं तो फिर आपको इसको याद करने में भी आसान होगी और आप इसको फिर भूलेंगे नहीं। तो आप अगला जो मौलिक अधिकार का मेरा 2 लेक्चर है आप उसको